प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी आदत नाजरीन कहने की बनी हुई है, हालांकि मुझे पता है रेडियो 770 AM पे लोग सुन भी रहे हैं, तो हमारे जो सामीन हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम, और जो नाजरीन हैं जो आवाज़ टेलीविज़न पे हमें देख रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। आप अपने आप को ये ना समझिएगा कि हमने आपको एक्सक्लूड कर दिया है। 770 AM भी आपका अपना रेडियो है और आवाज़ टेलीविज़न भी आपका अपना है। प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी जिस तरह मेरा रेगुलर प्रोग्राम देखने वाले जानते हैं, इट्स ऑल अबाउट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को 12वां खिलाड़ी कहता हूँ। हालांकि इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद लोग हैं वो भी अपने आप को 12वां खिलाड़ी ही समझ रहे हैं, और जो इस वक्त हुकूमत में हैं बज़ाहिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो पूरी कैबिनेट है, अब उनकी कैबिनेट की तादाद 90 से ज़्यादा हो चुकी है। ये शायद कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज़्यादा दूर भी नहीं है। और उनके पास तकरीबन 35 ऐसे मिनिस्टर हैं और उसकी कैबिनेट के मेंबर हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है उन्होंने काम क्या करना है, सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए वजारत दे दी गई है। क्योंकि एक मिनिस्टर जब बनाया जाता है या उसका मुआवन ख़ुसूसी स्पेशल असिस्टेंट जिसे कहते हैं, या एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, तो उसको गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, PS मिलता है, PA मिलता है, ऑफिस मिलता है, और झंडे वाली गाड़ी होती है। जहाँ जाते हैं वहाँ आगे पुलिस का प्रोटोकॉल मिलता है, और फिर उनकी अपने हलके में, अपने लोगों में, अपनी पार्टी में, अपने अजीज़ और रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में, हर जगह उनका टौर टैका होता है। ये हमारे यहाँ ये जो टौर टैका है, इसी टौर टैके की वजह से आज हम इस नौबत पे पहुँच चुके हैं कि $1.2 बिलियन IMF से लेने के लिए उन्होंने हमारे से और हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से नाक से लकीरें तक नहीं निकलवाईं, बाकी कोई काम छोड़ा नहीं उन्होंने। आखिरी अब यही एक सूरत रह गई थी कि वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहते कि मियाँ साहब बाकी सारी बातें ठीक है, अब ज़रा यहाँ नाक से हमें लकीरें निकाल के दिखाएं कि वाकई आप निकाल सकते हैं या नहीं। और शहबाज शरीफ साहब ऐसे कमाल के आदमी हैं कि उन्होंने निकाल भी देनी थी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भावलपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। आज हम बात करेंगे कि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अब एग्रीकल्चर की तरफ उनका रुझान हो गया है, उन्होंने क्या एक तारीख़ी स्पीच की है, और उस तारीख़ी स्पीच के पीछे किस तरह उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं, और हमारा मीडिया किस तरह मामले की तह तक पहुँचे बगैर ही एक दफ़ा ही आसमान से कलाबे मिलाना शुरू कर देता है, और कैसे कैसे तारीख़ी ट्वीट हुए हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की एजाज़ में उनकी खुशामद करते हुए कहाँ तक लोग चले गए हैं और एक तासर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सारा कुछ होने के बावजूद चीफ़ साहब मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहे, खुला के सामने क्यों नहीं आ रहे, उस तरह क्यों नहीं आके तकरीरें कर रहे जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब करते थे, या ज़िया-उल हक साहब करते थे, या कभी जनरल अयूब साहब ने की हैं। अगर उन्हीं के रास्ते पे चल पड़े हैं तो फिर काम भी वही करें। और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में वाकई वो अच्छा बोलते हैं अगर, तो वो तो बहुत जल्दी पॉपुलर होंगे, उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आज इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई हैं इसका क्या मामला है, और किस तरह PDM के अंदर लड़ाई हुई, और फिर आखिर में मामला तय कहाँ हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कमाल किया, उन्होंने एक रवायत बना ली है कि वो पाकिस्तान की ख़वातीन की तौहीन दर तौहीन करते चले जाते हैं। इस सारी गुफ्तगू में मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगी हमारी अपनी इन हाउस जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की नामवर जानी पहचानी, इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में ही सर्व नहीं किया बल्कि मिडल ईस्ट में भी ये वहाँ के अखबारात के लिए और मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के लिए काम करती रही हैं, शाज़िया बाबर मलिक। इन्हें लोग शाज़िया मलिक के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरी आदत उस वक्त ही बनी हुई है जब ये इस्लामाबाद में नेशन और ऑब्ज़र्वर में इनकी हम खबरें पढ़ते थे तो शाज़िया बाबर मलिक के नाम से छपती थी, तो हमारे ज़हन में शाज़िया बाबर मलिक ही हैं और हमारे लिए छोटी बहनों की तरह हैं। शाज़िया, वेलकम टू आवर स्टूडियो एंड आवर प्रोग्राम। स्टूडियो आपका है, मैं आज की कुर्सी पे, आपकी कुर्सी पे आज बैठा हूँ। थैंक यू। आप खबरें बहुत तेज़ तेज़ पढ़ती हैं, लोगों को ये पता है कि सिर्फ ये दिन को रिसर्च करती रहती हैं, दुनिया जान से खबरें इकट्ठी करती रहती हैं और शाम को 6 बजे यहाँ आके खबरें जल्दी लोगों को सुना देती हैं। दरमियान में इनकी हल्की फुल्की नोक जोक माजिद भाई से भी चलती रहती है, लेकिन शी इज़ अ प्रॉपर जर्नलिस्ट। ये तज्जिया भी कर सकती हैं, क्वेश्चन भी कर सकती हैं, सिर्फ खबरें नहीं सुना सकती। जी शाज़िया, बस आपकी जो ये आपने थोड़ा सा प्रीएम्बल दिया है उसके ऊपर तो मुझे बहुत सारी अब बातें याद आ गई हैं, और उसमें से एक तो ये है कि जिसमें कहते हैं ना स्टेट के जो हैं 3 बिग पिलर्स होते हैं, तो उसके अंदर जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके तो अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 3 नहीं 4 बल्कि 5 जो हैं वो पिलर्स हैं, और उसका नाम उन्होंने बहुत ही वो जो डैमिंग एक वो जो क्लॉज होती थी वो जो यूज़ करते थे, जो जब नाज़ी जर्मनी के ज़माने में वो यूज़ करते थे,
थे ना उसके हिटलर के ज़माने में कि इनकी पार्लियामेंट को रीश कहते थे, रीश के ये सारे जो लोग हैं और ऐसे हैं। अब हमारी मिलिट्री को वो कहते हैं कि जी दैट इज़ द डीप स्टेट इज़ द फोर्थ रीश एंड जो मिलिट्री है दैट इज़ द फिफ्थ रीश इन आवर कंट्री। तो विच इज़ वेरी वेरी सैड। और ये जो भी आपने दूसरी बात की कि जी जो आर्मी के जो चीफ साहब हैं वो आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और स्पीचेस जो हैं वो दे रहे हैं और लोग उनकी तारीफ़ों के पुल बनाते जा रहे हैं। मैंने आज ही पढ़ रही थी मैं कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा कि जिस वक्त किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में या जिस वक्त किसी मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा आपको लगे कि ऑटोक्रेसी चलना शुरू हो गई है और आपके बहुत सारे अदारे जो हैं यानी जी हजूरी के अंदर लग जाएं, तो फिर जो मुल्क का इंटेलेक्चुअल है उसको सामने आके बात करनी चाहिए। और हमने एग्जैक्टली यही देखा था फ्रांस के अंदर जब रेवोल्यूशन आई थी, तो वहाँ पे जो आपने देखे थे कि जो रेवोल्यूशन लाने वाले थे उनके पीछे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, रूसो था, वॉल्टेयर थे और बहुत सारे लोग थे। तो ये वो लोग होते हैं जो कि स्टेट का जो फॉल्सहुड होता है जिसका क्या जिक्र चंद्रचूड़ साहब ने भी किया है, उसको उसके ऊपर बात करते हैं और सोसाइटी को बताते हैं कि राइट व्हाट इज़ द राइट साइड ऑफ द जो है वो विच इज़ द राइट साइड जिस पे खड़ा होना है। आप देखेंगे इजराइल के ऊपर हमारे मुल्क में कितना ज़्यादा जो है वो किया जाता है, इतराज़ किया जाता है। इवन इन इजराइल जब उन्होंने जुडिशरी की पावर्स को क्लैंप करने की कोशिश की है तो वहाँ पे भी लोग जो हैं स्ट्रीट्स के ऊपर हैं। तो ये जो आपके जो मुल्क में जो पिलर्स होते हैं ना डेमोक्रेसी के, इनको जिस वक्त आप डैमेज करना शुरू कर देते हैं तो उस वक्त आपके मुल्क में चीज़ें ठीक से नहीं चलती हैं। और आज अगर आप मोदी जी की भी स्पीच सुने जो वो आज कर रहे थे, क्योंकि उनके खिलाफ भी आज नो कॉन्फिडेंस मूव लाया गया है, तो उसमें उन्होंने कहा है जी कि मैं हिंदुस्तान को अगर मैं तीसरी बार आया थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी दुनिया की मैं बनाऊंगा। तो आप देखें कि हिंदुस्तान को और हमको एक ही वक्त में जो है वो मिली है आज़ादी, और हिंदुस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है और हम कहाँ, वहाँ पे लोगों का ड्रीम है टू मेक देयर कंट्री द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे ड्रीम किया है कि कितना हमने लूटना है और कितना हम लूट के अपनी जेबों में डाल सकते हैं। तो उस सिलसिले में मैं बल्कि आज आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी क्योंकि मेरा दिल बड़ा जला हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप कुछ जो है वो करें। अच्छा फयाज भाई, सबसे पहला तो मैं वही जो मैंने अभी जो सारी बात की उसी के हवाले से मैं पूछूंगी, जो हमारे मुल्क में जो डीप स्टेट है, अब ये क्योंकि अमेंडमेंट की भी आपने बात कर दी जी, वो इलेक्शन एक्ट में कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी इलेक्शंस हम लाएंगे और इंटरम सेटअप जो ला रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि लोग जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको चलता रहने दें और उनको रोकें ना और वो करें। इस सारे मामले में नंबर 1 मेरा क्वेश्चन है कि आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल डीप स्टेट का क्या होने वाला है, क्योंकि आप वाली बात के ना तो सामने आ रहे हैं बहुत खुल के मुशर्रफ साहब की तरह या ज़ियाउल हक की तरह, तो क्या रोल आप देखते हैं डीप स्टेट का हमारे मुल्क में? अच्छा, हमारे यहाँ सिचुएशन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। दिलचस्प इस सेंस में हो गई है कि एक बड़े अरसे से मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे क्यों निकाला का एक नारा लगाया था और वो एक स्टांस लेके चले थे। उस स्टांस की मकबूलियत उस वक्त, उसका एक वक्त थी उनकी मकबूलियत। अगर मियां नवाज शरीफ साहब वक्त पाकिस्तान में रहते या पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान से चले भी गए थे इलाज की गर्ज से आप जाते हैं 1 महीने के लिए, 1 महीने से 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं, 4 महीने में भी आ जाते, तो शायद वो उस चीज़ को आगे लेके चल पड़ते। और सिविल सुप्रीमेसी की जो उन्होंने बात की थी उस वक्त लोगों ने वाकई ये मान लिया था कि हाँ उनके साथ ज़्यादती हुई है, स्पेशली उस सेंस में कि जब एक दफ़ा पहले मुशर्रफ साहब की हुई थी और वो कोर्ट में बाद में ये प्रूव हुआ, फिर उन्हें सज़ा हुई लेकिन वो भागे बच्चे, जिस तरह भी हुआ, तो लोगों के जहन में एक बात बैठी हुई थी, उसकी एक हिस्ट्री थी। मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे थे जो हुआ था उनके साथ। अगर मियां साहब वहाँ खड़े रहते तो शायद ये दूसरी दफ़ा ये काम ना होता, लेकिन चूँकि मियां साहब ने उस वक्त मुकमुका कर लिया, डील कर ली, अपनी पीठ बचाई, अपनी जान बचाई, तो मियां साहब साइड पे हो गए। अब इमरान खान साहब के साथ जो हुआ है, क्योंकि रात को जिस तरह उस दिन वहाँ प्रिजनर्स की गाड़ी पहुँच गई, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खोला गया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट खुल गई, जिस तरह वहाँ जजेस जाके बैठ गए, ये सारा कुछ वो अरशद शरीफ शहीद कहते थे कि वो कौन था वाला जो मामला था, लोग को नाम तो नहीं लेते वो कौन था, लेकिन पूरे पाकिस्तान को पता तो है कि वो कौन था। अब ये जो वो कौन था वाला फैक्टर है, उस पे जितना मुझे क्यों निकाला वाला नवाज शरीफ ने जो हैमरिंग की थी लोगों को भूलती जा रही थी, लेकिन इमरान खान के साथ जब हुआ तो वो दोबारा ताज़ा हो गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब इमरान खान रात को निकला
और उस रात भी इमरान खान से गलती ये हुई थी कि इमरान खान ने प्रोटेस्ट संडे का रखा हुआ था और फ्राइडे नाइट को ही इसके साथ हाथ हो गया था, दरमियान में सैटरडे का दिन आ गया था, लेकिन सैटरडे वाले दिन लोग निकल आए बाहर। अगर इमरान खान ने उस रात का लोगों का बाहर निकलने का कहा हुआ होता, जिस रात को ये हुआ था सारा कुछ, और इमेजिन करें कि उस दिन अगर लोग इस तरह सड़कों पे होते जिस तरह संडे वाले दिन थे, अगर उस दिन भी इस तरह सड़कों पे लोग होते तो यकीनन ना प्रिजनर्स की गाड़ी की हिम्मत होती कि वहाँ के खड़ी होती पार्लियामेंट हाउस के सामने, ना कोर्ट्स खुलती, सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन चूँकि डीप स्टेट जो है वो हर वक्त एक्टिव होती है, हरकत में होती है, और हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की नाअहली समझें, कम अकली समझें या मिसमैनेजमेंट समझें कि इन्होंने कभी सोचा कभी नहीं। ये हमेशा आज की बात सोचते हैं, मैक्सिमम शाम तक की बात सोचते हैं या अगले दिन की सोचते हैं, लेकिन जो डीप स्टेट्स होती हैं हर कंट्री में, वो अगले 5 साल 10 साल उनके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, वो उन पे काम करते हैं और बड़ी कंसिस्टेंटली करते हैं। हमारे यहाँ आज तक अभी भी इस वक्त भी आप देख लें, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास बाकायदा तंजीम है, बाकायदा स्ट्रक्चर है, बाकायदा लोगों का जो अगर उन्हें ओहदे फॉर एग्ज़ाम्पल दिए हुए भी हैं, उन ओहदों के लिहाज से उनका कोई एतबार है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुस्लिम लीग नून में वज़ारत ख़ज़ाना की बात है, अगर वाकई उसके एक्सपर्ट इसहाक डार साहब हैं, तो क्या किसी और मिनिस्टर से जब फाइनेंस के हवाले से कोई बात की जाती है तो वो आगे से कहता है कि नहीं नहीं दिस इज़ नॉट माई सब्जेक्ट? नहीं, हर बंदा हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी हर बंदा, अगर वो समझते हैं कि नवीद कमर उनका सबसे बड़ा एक्सपर्ट है या सलीम मांडवी वाला है, तो ख़जाने की बात आप शरीर रहमान से पूछ लें, कमर जमान कारा से पूछ लें, मुराद अली शाह से पूछ लें, शर्जील मेमन से पूछ लें, हत्ता कि वो पलवश शाह से पूछ लें, शर्मिला फारूकी से पूछ लें, ठक करके जवाब देंगे कि नहीं जी इमरान खान में इतना GDP था, अब हमारा इतना, उस वक्त ये हुआ था, वो हुआ था। हर बंदा हर टॉपिक पे बोलने के लिए तैयार है। कोई ये नहीं कहता कि दिस इज़ नॉट माई एरिया, दिस इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, यू नीड टू टॉक टू द रेलेवेंट मिनिस्टर। फिर हमारे यहाँ मगरब में, क्योंकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा प्रोग्राम देखते हैं और पाकिस्तान में भी जो देखते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो हम कोई बैलेंस्ड बात करेंगे, हम कोई सेंसिबल बात करेंगे, हम जज्बात की रो में नहीं बहेंगे, हमको ऐसी बात करेंगे जो समझ आने वाली होगी या जो की जाने वाली होगी, हम सिर्फ बहस बराए बहस नहीं करेंगे। इसलिए मैं उन्हें कहता हूँ कि ठंडे दिल दिमाग से सोचें, पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्ट्रक्चर बनाएं। अगर आपके यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्ट्रक्चर होता तो ये सूरत कभी भी ना होती। फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान के उस दिन उन्होंने एहतजाज, इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करने के बाद पीछे किसी को कुछ पता नहीं था क्या करना है। निकल आए लोग घरों से, लिबर्टी चौक पहुँच गए। लिबर्टी चौक लीडरान के पहुँचने से पहले लोगों ने वहाँ जो भी उनको रास्ता दिखाने वाले थे, चाहे वो नामालूम अफराद थे या इनके अपने थे या इनके अपने घर में भी तो कुछ शरपसंद होते हैं ना, इनके कोई उस तरह के सोच के थे, वो लाहौर कोर कमांडर हाउस की तरफ चल पड़े। अगर उस वक्त वहाँ कोई सेंसेबल होते या कोई तंजीम होती, कोई स्ट्रक्चर होता, कोई डिसिप्लिन होता, कोई ऑर्डर ऑफ द डे होता, तो कहते कि नहीं, जब तक प्रेसिडेंट नहीं कहेगा लाहौर का, जब तक लाहौर का सेक्रेटरी जनरल नहीं कहेगा, जब तक वो नहीं कहेगा, हम यहाँ से मूव नहीं करेंगे। यहाँ लिबर्टी चौक पे इकट्ठे रहें। वहाँ उनकी कोई लोकल तंजीम टीम जो भी होती वो सोचते कि हाँ अब क्या करना है, हमने किधर जाना है। अगर कोई इस तरह का फैसला करते तो उन्हें पता होता कि आगे कौन होगा, पीछे कौन होगा, पीछे कौन होगा। और हमने कोर कमांडर हाउस की तरफ अगर जाना ही है एहतजाज करने, अगर वो ये समझते थे कि इमरान खान को अरेस्ट सिर्फ हमारे लाहौर कोर कमांडर साहब ने किया है या आर्मी वालों ने किया है, तो लाहौर कोर कमांडर के घर के बाहर पहुँचने पर वहाँ क्या करना है? वहाँ खड़े हो जाना है, वहाँ जाके नारे लगाने हैं, वहाँ कैंप लगाना है एहतजाजी, वहाँ भूख हड़ताल करनी है, सामने क्या करना है? उनमें से अगर इस तरह का कोई सिलसिला होता है, यकीनन वो ये ना कहते कि हमने ट्रेसपैसिंग करनी है, हमने अंदर जाना है। अंदर जाने की कोई तुक नहीं बनती थी कि आप अंदर क्यों गए उसके घर में, आपने तो एहतजाज करना था। तो एहतजाज तो आप घर के सामने भी खड़े होकर कर सकते हैं। तो डीप स्टेट का आपको हाथ नज़र आ रहा है आने वाले इलेक्शंस में? डीप स्टेट इलेक्शन हो भी रहे हैं कि नहीं? डीप स्टेट फुल्ली इन्वॉल्व है, 100% इन्वॉल्व है। इलेक्शंस हो रहे हैं। डीप स्टेट आप देखें ना, ये अभी जो अमेंडमेंट हुई है जी, इस अमेंडमेंट में भी जो सूरत हाल आई है, ये कहाँ इतनी 54 उसमें तरामीम थी जो परसों आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज जो पेश किया है। इतनी लंबी चौड़ी बहस, इतनी लंबी चौड़ी तहकीक, इतनी लंबी चौड़ा काम कहाँ हो रहा है? कहीं किसी से ऊपर उन्हें स्टिक दिखाई जा रही है कि ये करो, और वो कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी जो अमेंडमेंट्स थी वो तो रस्मी सी हैं कि जी रात 10 बजे तक रिजल्ट देना पड़ेगा, वरना जो है सुबह 2 बजे तक देना पड़ेगा। अगर आपने रात 10 बजे तक टाइम दे दिया है तो फिर आप सुबह 2 बजे तक का क्यों दे रहे हैं? और इसमें भी नहीं पता कि रात 10 बजे के बाद जो नहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट पहुंचाएगा उसकी सरजनश होगी, सजा नहीं बताई गई। ये नहीं कहा गया कि 10 बजे के बाद उसका रिजल्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा या उसे फलां जगह पेश होना पड़ेगा और वहाँ पे दोबारा तहकीक होगी और फिर होगा।
और सुबह 2 बजे का भी आपने टाइम दे दिया, और 2 बजे के बाद भी आपने ये नहीं कहा कि हमने 2 बजे के बाद रिजल्ट लेना ही नहीं है किसी से। सारे इसी तरह के उनके वो हैं। असल बात तो ये है कि इलेक्शन आगे करना, इलेक्शन में तैनातियाँ, तकर्रियाँ, तबादले, वो सारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो अब रहने दें, अब तो उसे केयर टेकर नहीं, अब केयर टेकर किंग कहें, बादशाह बना दिया गया है ना, जितने इख्तियारात उसको दे दिए गए हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। लेकिन वो आजम तारड़ साहब ने आज एक्सप्लेन किया कि हमने कोई उनको नई पावर्स नहीं दी है, हम ये सिर्फ चाहते हैं, हमने ये जो अमेंडमेंट्स लाई हैं वो हम इसलिए लेकर आए हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो करंट जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको केयर टेकर गवर्नमेंट आके ना रोक दे, उनको चलने दे, उनके लिए वो कोई हुक्म नहीं डाल सकेंगे। उसमें एक तो वो प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, दूसरा IMF के साथ आपने जो बातें की हुई हैं, क्योंकि IMF के साथ 3 महीने तक तो आप सिक्योर हैं, अभी ये करके गए हैं, उसके बाद केयर टेकर ने करने हैं। अब वो केयर टेकर IMF के साथ आपने एग्रीमेंट में किया हुआ है कि केयर टेकर भी इसको ऑन करेंगे, तो कौन सी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी जो डिसऑन करेगी? नहीं होगा। उसके बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी, आखिरी 3 महीने उसके ज़िम्मे हैं, उसमें आपने इमरान खान से भी बात कर ली, मुस्लिम लीग नून खुद मिन्नतें कर रही है, उससे भी समझो बात हुई है, PDM से भी हो गई, अपोजिशन से भी हो गई, या हुकूमत इमरान खान की होगी या PDM की होगी, दोनों IMF से एग्रीड हैं, तो इसलिए वो तो कोई इशू नहीं है कि IMF से डील करने वाला। असल बात यह है कि इन्होंने लंबा करने का इरादा है इनका, जब लंबा करते हैं तो फिर ये जो कानूनी हिच्चे हैं दरमियान में वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक बात अब मोहसिन नकवी साहब जो काम कर रहे हैं केयर टेकर, क्या उन्होंने पहले वो सारी अमेंडमेंट्स हुई थी उनसे पहले कि आपने ये करना है? नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं हुई थी। हमारे यहाँ तो जिसको वो जो वो कहते हैं ना पिया मन भाई, जिसके आर्मी चीफ जिसके सर पे हाथ रखेगा उसके लिए सारे रास्ते खुलते जाएंगे। उन आर्मी चीफ के हाथ में वो जो है ना खुल जा समसम वाली स्टिक है, उनके स्टिक को आर्मी चीफ के हाथ में है, वो जिसको कहेगा ये हमारी कौम ऐसी है, वो सारे उसके सामने लाइन हाजिर हो जाएंगे, सलूट मारेंगे। और जिस तरह की अभी परसों स्पीच वहाँ पीरवाल में हुई है, जो तारिक बशीर चीमा बहुत बड़े अपने आप को वो इनकलाबी समझते थे और ऐसी ऐसी तकरीरें करते थे, परसों जो उन्होंने वहाँ खुशामद की हद की है, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को कहा है, आसिम मुनीर साहब को, कि हजूर आपके ये सारा विजन और आपकी ज़राअत से रिलेटेड बातें सुन के मुझे ऐसे लगा है कि आप जो है बहुत लंबे अरसे से ज़राअत पे तहकीक कर रहे थे, और ये तो 2-4 दिन की नहीं, ये तो बहुत पुरानी जो है आपकी रिसर्च है और आपकी बड़ी कमांड है और आपकी बड़ी ग्रिप है। और वहाँ उन्होंने स्पीच अच्छी की है, और स्पीच में उन्होंने एग्रीकल्चर के हवाले से बातें की हैं, उन्होंने आयात की भी उसमें हवाले दिए हैं, उसमें अल्लामा इकबाल के शेर भी पढ़े हैं, स्पीच भी बहुत अच्छी थी, इरादे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये इरादे कोई 3 महीने वाले या 4 महीने वाले नहीं हैं। और वो वहाँ जब स्पीच कर रहे थे तो वो उनकी गुफ्तगू से, उनके लबो लहजे से ये कतन नहीं लग रहा था कि वो 22वें ग्रेड के एक ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, और उनके ऊपर भी कोई है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर कौमी असम्बली है, सो मैनी है ना। तो वो गुफ्तगू इस तरह कर रहे थे जिस तरह वही सब कुछ है, और प्रैक्टिकली वही हैं सब कुछ। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर आपके सामने हाथ बांध के खड़ा हो और मिनिस्टर जो है आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हो, तो फिर आपको लगता है कि हाँ वाकई ये जो वर्दी मैंने पहनी हुई है, जो ऊपर स्टार लगे हुए हैं और हाथ में जो स्टिक है, सारी ताकत इसमें है। यही अफसोस की बात है फयाज भाई। आज की एक और भी खबर है, अमेरिका की है। अब देखें, जिसको हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी होता है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, आज वहाँ पे कैलिफोर्निया की एक जो फेडरल कोर्ट का जज है, उसने ये जो असाइलम सीकर्स के लिए एक लॉ लेकर आई थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऊपर उसने रोक लगा दी है। उसने कहा ये मैं बिल्कुल आपको अब इसकी इजाज़त नहीं दूंगा कि ये आप इसको चलाएं। अफसोस की बात पाकिस्तान में यही है कि जुडिशरी अपना काम नहीं करती, पॉलिटिशियंस अपना काम नहीं करते। उसमें फिर ये जो आपने कहा ग्रेड 22 के जो अफसर हैं, जो फौजी हैं, वो समझते हैं कि सारा कुछ बोझ जो है हमारे कंधों पे है, हमने इसको आगे लेके चलना है। यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन बनता है, नंबर 1, मैं आपसे 2 यहाँ पे क्वेश्चंस करूँगी। एक तो ये नंबर 1 के इनकी पावर को कैसे क्लैंप किया जा सकता है, भाई इनको कैसे बताया जा सकता है कि भाईजान आप अंडर द प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे कि आपके नेबर में हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत है। वहां पे जो कहा जाता था कि जनरल बिपिन रावत जिस वक्त आए थे तो बहुत शक्तिशाली थे, मोदी जी के अगेंस्ट एक लफ्ज नहीं था वो बोल सकता, जर्नैल इंडियन मिलिट्री का, ठीक है, हमसे 10 टाइम ज्यादा उनकी ताकत है। यहां पे कैसे बताने की जरूरत है इनको जर्नैलों को कि तुम प्राइम मिनिस्टर के अंडर हो, तुम हर चीज प्राइम मिनिस्टर से पूछ के करोगे। जब कारगिल की भी बात हुई थी तो जो नवाज शरीफ साहब ने नैरेटिव लिया था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुशर्रफ साहब ये कर रहे हैं, कैसे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि उसका जर्नैल क्या कर रहा है, और उसकी जरूरत कैसे है कि प्राइम मिनिस्टर को ओवर रूल करके वो सारे अपने वो लेता है। एक तो आपने इस मेरे सवाल का जवाब देना है
कि इनकी पावर्स को कैसे क्लैम्प किया जाए। और दूसरा जो मुल्क के अंदर, वही जो आपने ख्वाजा आसिफ की बात की कि जब भी होता है वो खिलाफ औरतों के बोल देते हैं कि जी ये गॉर्बेज है और ये वो है और ये है। जो यूनिवर्सिटी में भी जो मामलात हैं वो भी बहुत सारे औरतों से रिलेटेड एंड ड्रग्स से रिलेटेड, और ये इसी तरह की जो बेहुदगी और बेहयाई है उसके साथ रिलेटेड जो हैं वो हैं। तो ये आप मुझे बताएं कि ये कैसे मुल्क के अंदर जो है इन चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है और एक सही सिमत पे डाला जा सकता है। एक कमर्शियल ब्रेक ना ले लें? एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद वापस आते हैं।